हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक आ रही अपडेट के बारे में, और उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। तो जैसा कि कल एक अपडेट निकल के आई थी कि हम यहाँ पे रशिया के साथ एक डील साइन करने वाले हैं। ये जो अपडेट थी ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन कल इसको दोबारा से पब्लिश किया गया था कि 33 फाइटर जेट्स की डील जो है वो यहाँ पे साइन होगी, जहाँ पे 21 में 29 होंगे जो कि अपग्रेडेड वेरिएंट के होंगे। उसके अलावा यहाँ पे 12 Su-30 MKIs होंगे, जिसमें से जो कुछ क्रैश हुए पड़े हमारे Su-30 MKIs वो भी कवर हो जाएंगे, और उसके बाद जो टोटल संख्या होगी वो 272 Su-30 MKIs की हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो डील है ये रशिया के साथ होने वाली है जब व्लादिमीर पुतिन विजिट करेंगे। तो यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन निकल के आता है कि हम MiG-35 और Su-35 क्यों नहीं प्रोक्योर कर लेते इतने ही पैसे में, और उसके अलावा यहाँ पे या तो फिर हम रफाल ही क्यों नहीं प्रोक्योर कर लेते इतने पैसे में। वेल, यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो आता है बजट का। यहाँ पे आप बजट देखोगे तो 33 फाइटर जेट जो मिल रहे हैं वो $2.2 बिलियन की डील में मिल रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम 36 रफाल को खरीदने जाते हैं तो वो $4.5 बिलियन के आसपास आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो $4.5 बिलियन है उससे कहीं ज़्यादा लगे, ये एक एस्टिमेटेड नंबर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो डिलीवरी है वो 3 साल बाद यहाँ पे शुरू होगी किसी भी नए फाइटर जेट की। लेकिन यहाँ पे Su-30 MKI की प्रोडक्शन लाइन हमारे पास है, और रशिया के पास जो एयरफ्रेम्स पड़े हुए हैं जिन्हें रशिया ने अभी तक यूज़ भी नहीं किया हुआ, यानी कि वो टोटली नए एयरक्राफ्ट हैं जिनको कभी भी असेंबल किया ही नहीं गया था, उस तरीके के जो MiG-29 है उसको अपग्रेड कर यानी कि UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर हमें दिए जा रहे हैं, जिससे कि आप कह सकते हो $2.2 बिलियन एक अच्छा बजट है, जहाँ पे 33 यानी कि ऑलमोस्ट 2 स्क्वाड्रन जो फाइटर जेट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं। तो आज के समय अगर गिरते स्क्वाड्रन को देखा जाए तो गिरते स्क्वाड्रन के हिसाब से ये जो फाइटर जेट्स हैं ये काफ़ी बेहतर हैं। मेरा पर्सनली मानना है कि मलेशिया से भी हमें जो उनके पास MiG-29 है वो भी यहाँ पे प्रोक्योर कर लेने चाहिए, और उसको MiG-29 अपग्रेडेड वेरिएंट्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। और जो इस तरीके के एयरक्राफ्ट्स होंगे वो आने वाले समय में हमारी फ्लीट को काफ़ी अच्छा रखेंगे, यानी कि काफ़ी मेंटेन रखेंगे, और अगर टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन आती है तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो दूसरा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि यहाँ पे MiG-29 क्यों यूज़ किए जाते हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, क्योंकि ये कोल्ड वॉर के समय के हो चुके एयरक्राफ्ट हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और अब इनकी ज़रूरत इंडियन एयरफोर्स को नहीं है, अब इन्हें रिटायर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि MiG-29 अब वो वाले MiG-29 नहीं रहे, उन्हें अपग्रेड कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर आपको याद होगा कि जब चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ हो रहा था तो यहाँ पे ले एयरबेस से MiG-29 से उड़ान भर रहे थे, और साथ साथ Su-30 MKIs भी थे, लेकिन MiG-29 की जो शॉर्टेज थी वो कहीं ज़्यादा थी। और उसके अलावा चाइना की तरफ से जो काउंटर डिप्लॉयमेंट की गई थी वो यहाँ पे J-20 एयरक्राफ्ट की थी। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि MiG-29 इतने ज़्यादा केपेबल एयरक्राफ्ट क्यों हैं उस रीजन में, और साथ ही साथ इसका हम कंपैरिजन भी करेंगे J-20 जैसे एयरक्राफ्ट से। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि MiG-29 के जो इंजन है आज के समय वो अपग्रेड कर दिए गए हैं, और वो पहले जैसे नहीं, यानी कि स्मोकी इंजन नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर इंजन हो चुके हैं। तो MiG-29 के जो इंजन है वो 81.1 किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट है वो यहाँ पे देने में सक्षम है, और अगर हम इसको किलोग्राम फोर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 88,310 किलोग्राम फोर्स एक इंजन देने में सक्षम है। तो यहाँ पे MiG-29 में 2 इंजन है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पे जो नंबर आता है वो 16,620 आता है। और 16,620 को अगर हम चेक करते हैं ग्रॉस वेट से, तो यहाँ पे जो MiG-29 का ग्रॉस वेट है यानी कि टोटल फ्यूल और टोटल वेपन को लेके, तो यहाँ पे 14,900 का आता है। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे जो रेशियो आता है वो 1.11 का आता है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। और जिस तरीके की ले एयरबेस है, यानी कि ले एयरबेस यहाँ पे जो एयर है यानी कि जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, यानी कि काफ़ी कम ऑक्सीजन मिलती है किसी भी एयरक्राफ्ट को। और इस तरीके के समय में यहाँ पे आपके पास लाइट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट या फिर मीडियम कैटेगरी के जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी यहाँ पे जो ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर इस तरीके के एयरक्राफ्ट आपके पास हैं जो कि ऑप्टिमम पेलोड ले जाने में सक्षम है, यानी कि कुछ अच्छे मिसाइल्स ले जाने में सक्षम है और अच्छे फ्यूल के साथ, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वहीं पे हम बात करेंगे J-20 के बारे में, जिसे चाइना ने डिप्लॉय किया गया था MiG-29 और Su-30 MKIs के अगेंस्ट। तो उनके पास जो इंजन लगा हुआ है वो 120 किलो न्यूटन का जो थ्रस्ट है वो यहाँ पे देने में सक्षम है। तो अगर हम इसको किलोग्राम फोर्स में करते हैं तो 12,000 यानी कि 12,236 आता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, क्योंकि 2 इंजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो किलोग्राम फोर्स आता है वो 24,472 के आसपास आता है। तो अगर हम समझते हैं कि ये कितना अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा नंबर है, यानी कि इस नंबर के साथ J-20 अच्छे खासे एरिया में फ्लाई कर सकते हैं, अच्छे खासे सॉर्टीज़ लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको ग्रॉस वेट से डिवाइड करते हैं, जो J-20 का ग्रॉस वेट है वो 32,092 के आसपास आता है, यानी कि टोटल फ्यूल और टोटल वेपन के साथ। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर आता है वो 1.3 का आता है, यानी कि एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि कोल्ड वॉर के समय का है, जिसे अपग्रेड कर दिया गया है, जिसका नंबर 1.1 आ रहा है, और एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो कि 2018 के आसपास ही आया हुआ था, उसका जो यहाँ पे जो वेट है यानी कि थ्रस्ट टू वेट रेशियो वो 1.3 के आसपास आता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि किस तरीके की जो कैपेबिलिटीज़ है वो MiG-29 देता है। यहाँ पे J-20 काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है, यानी कि साइज़ में ऑलमोस्ट डबल है
मिग 29 से, तो यहाँ पे उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक एयर में ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि एयर में ऑक्सीजन नहीं होगा तो यहाँ पे कंबशन नहीं होगा, यानी कि इंजन में कंबशन नहीं होगा, और कंबशन नहीं होगा तो यहाँ पे जो जेट इंजन है वो चलेगा नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे इसको J-20s को काफ़ी ज़्यादा कम फ्यूल और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा कम वेपन्स लेके चलना पड़ता है। यहाँ पे बात करेंगे वेपन हार्ड पॉइंट्स के बारे में भी, तो मिग 29 में 6 से 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि जिसमें अलग अलग तरीके के वेपन्स और बॉम्ब्स कैरी किए जा सकते हैं। और वहीं पे बात करेंगे J-20s के बारे में, तो जुआंगजाई एयर शो में यहाँ पे J-20 ने अपने इंटरनल वेपन बे को दिखाया हुआ था। तो यहाँ पे इंटरनल वेपन बे 4 यहाँ PL-15 मिसाइल लगे हुए थे और 2 जो है वो PL-10 मिसाइल्स लगे हुए थे, यानी कि इसमें 6 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि J-20 में 6 हार्ड पॉइंट्स लगाए गए हैं। यहाँ तक कि अगर ये 6 हार्ड पॉइंट्स हैं तो अगर ये लद्दाख के रीजन या फिर तिब्बत के रीजन में आते हैं तो उनको अपने हार्ड पॉइंट्स में जो मिसाइल्स हैं उसको कम करना पड़ेगा, या फिर जो फ्यूल की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखनी पड़ेगी कि इतने ज़्यादा मिसाइल्स को ये कैरी कर सकें। यहाँ तक कि मिग 29 भी है, इन्हें भी अपनी जो मिसाइल्स की कैपेसिटी है, यानी कि ज़्यादा मिसाइल्स ये कैरी नहीं कर सकते, पर फिर भी अगर हम बात करें तो ये अपने फ्यूल को कम रखते हुए भी एक अच्छे खासे नंबर में, यानी कि कंप्लीट जो मिसाइल्स है उसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि मिग 29 जो है वो एक मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं और J-20 जो है वो एक काफ़ी बड़े एयरक्राफ्ट हैं जिनको ज़्यादा थ्रस्ट जिनके पास है, जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और यहीं पे मिग 29 को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके के एरिया में यही कहा जाता है कि इंडिया के पास एडवांटेज है और जो चाइना है उनके पास इस तरीके के एडवांटेज नहीं है आज के समय में। तो यहाँ पे अगर आप चाइना के किसी भी एयरक्राफ्ट को ले लोगे, J-11 हो गए, J-16 हो गए, या फिर इंडिया के Su-30 MKIs को भी ले लोगे, तो Su-30 MKIs को भी डिसएडवांटेज है इस रीजन में, यानी कि अगर हम इस रीजन में रफाल हो गए या फिर तेजस हो गए या फिर मिग 29 हो गए, इस तरीके के जो एयरक्राफ्ट है उसको अगर हम डिप्लॉय करते हैं चाइना के अगेंस्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर रहेंगे, यानी कि चाइना के एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छे पेलोड्स कैरी कर सकेंगे और अच्छी तरीके जो सॉर्टीज़ होती हैं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे डॉग फाइट्स के बारे में भी, तो डॉग फाइट्स भी ईजिली यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आज हम मिग 29 प्रोक्योर कर रहे हैं वो यहाँ पे 10 से 15 साल चलेंगे, यानी कि 2035 तक, और उसके पास हमारे पास अच्छे खासे नंबर में रफाल की स्क्वाड्रन भी होगी और यहाँ पे तेजस मार्क 2 जो होंगे वो भी अच्छे खासे नंबर में होंगे। तो जैसा कि इंडियन एयरफोर्स ने ये भी पिक्चर पोस्ट की हुई थी, जैसे कि आप देख पा रहे हो रफाल लद्दाख में स्पॉट किए गए थे, तो रफाल अगर लद्दाख में है तो यहाँ पे अच्छे खासे नंबर, यानी कि वेपन्स नंबर, क्योंकि इनके पास कॉम्पोजिट बॉडी है और उसके अलावा अच्छे खासे फ्यूल को भी ये कैरी कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में मिग 29 को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा केपेबल फाइटर निकल के आने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे तेजस मार्क 2 भी जो रहेंगे वो भी इसी के साथ उड़ान भरेंगे, जो कि आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा केपेबल फाइटर होंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।